सर लोडिंग से डीएसए का क्या रिलेशन, समझ में आएगा बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। कम कम, हमको अगर पता करना हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर फास्ट है तो हम नापेंगे कैसे। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम एक काम करेंगे, हम ए का भी सॉफ्टवेयर रन कर देंगे, हम बी का भी सॉफ्टवेयर रन कर देंगे, और जो भी हम लोग क्या करेंगे, एक अलार्म क्लॉक लगा देंगे या फिर एक टाइमर लगा देंगे, है ना। ये तो करोगे, टाइमर लगा देंगे भैया, और टाइमर में हम चेक कर लेंगे कि किसका प्रोग्राम फास्ट रन हुआ। बोलो हाँ या ना, सब लोग एग्री करते हो, है या ना, बताओ। हम लोग टाइमर लगा लेंगे, एक इस पर टाइमर लगाएंगे, एक इस पर टाइमर लगाएंगे, एक स्टॉप वॉच लगा देंगे, है ना। तो जिसने कम टाइम लिया होगा प्रोसेस करने में वो हमारा बेटर एल्गोरिदम है। बोलो हाँ या ना, यही है। बोलो हाँ या ना, एवरीवन एग्रीज कि हाँ अगर हमें ये करना है तो हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉच यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो बेटा मैं तुम्हें बता देता हूं एक चीज, कि एल्गोरिदम की टाइम नापने के लिए अगर हम लोगों ने ये क्लॉक यूज कर ली तो हम लोग फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि बेटा यहां पर हमारे पास मान लो एक सुपर कंप्यूटर था। सुनना, इस बंदे के पास, सुनना सुनना, अगर हमको टेस्ट करना है, इस बंदे ने जो प्रोग्राम बनाया है वो 30 सेकंड ले रहा है इसके लैपटॉप में। बट अगर यही सेम प्रोग्राम मैंने सुपर कंप्यूटर में रन कर दिया, ठीक है, सुपर कंप्यूटर में रन कर दिया, तो ये सेम प्रोग्राम रन हो जाता है 0.1 सेकंड में। गेटिंग द पॉइंट? तो कौन जीता, ए या बी? अब कौन जीता, ए या बी? सवाल का जवाब दो। तो बेटा सवाल तो मैं बताऊं मालूम है क्या है, हम लोग गलती क्या कर दी है, कोई गैस कर सकता है हमने गलती क्या करी है? हमने जब अलार्म क्लॉक या टाइमर यूज कर लिया है ना, हम लोगों ने ये गलती कर दी यार, कि हम लोग मशीन की स्पीड नाप रहे थे ना कि प्रोग्राम की। समझ पा रहे हो बात को? समझ पा रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं? हाँ या ना, कि जब हम लोग कोई टाइमर या क्लॉक यूज कर रहे हैं ना, तो हम लोग लैपटॉप के इस हार्डवेयर की स्पीड नाप रहे हैं बेटा, हम लोग प्रोग्राम की स्पीड नहीं नाप रहे। समझ पा रहे हो बात को? हाँ या ना, एवरीवन एग्रीज, राइट? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तुम पूछोगे कि आखिर मुझे नापनी ही क्यों है, आखिर मुझे जरूरत ही क्या है पहले से पता लगाने की कि प्रोग्राम की स्पीड क्या हो सकती है, आखिर प्रोग्राम कितना टाइम लेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे मुझे फर्क क्या पड़ेगा। मैं तुम्हें एक सिचुएशन में ले जाता हूं बेटा, ठीक है, एक सिचुएशन में ले जाता हूं, और यहां पे मैं चाहता हूं कि सब लोग ध्यान देना पूरा पूरा, सब लोग पूरा पूरा ध्यान देना। लेट से मैं एक सिचुएशन ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे एक सिचुएशन ले लेता हूं कि यहां पे बेटा दो देश हैं, ठीक है, दो देश हैं, तुम लोग कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। इन दोनों देशों के अंदर राइवलरी है, अटैक हो रहा है, ठीक है, वॉर की सिचुएशन है। एक है ए देश और एक है बी देश। तुम लोग इसको अमेरिका रशिया समझ सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। ए और बी देश। अब ए कंट्री जो है उसने मिसाइल दागने शुरू कर दिए। गाइस बहुत फोकस करना है कि ये छोटी छोटी चीजें कहां पे यूज होती हैं। आज तुम्हें समझ में आ जाएगी डीएसए है क्या और यूज क्यों होता है। तुम लोगों ने क्या करा, यहां पे ए कंट्री ने क्या किया बेटा, बी कंट्री की तरफ मिसाइल दागने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये मिसाइल ऐसे सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर है बेटा एक कमांड सेंटर, ठीक है, यहां पर है एक कमांड सेंटर। ये कमांड सेंटर क्या कर रहा है, कमांड सेंटर ने यहां पर लगा रखा है एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो यहां से जो भी मिसाइल्स आ रही हैं वो जैसे ही इस बॉर्डर को क्रॉस करेंगी, जैसे ही इस बॉर्डर को क्रॉस करेंगी, यहां पर एक सॉफ्टवेयर जो है उससे ये ऑपरेट हो रहा है। जैसे ही इस डायरेक्शन में इस बॉर्डर को क्रॉस करेगी, ये मिसाइल अपने आप लॉन्च होगी और इस मिसाइल को डेमोलिश कर देगी, खत्म कर देगी। गेटिंग द पॉइंट? ध्यान सुनना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री बी ने
एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है यहां पे, ठीक है, और एक कंट्री अटैक कर रही है, ध्यान देना प्रॉपर, ठीक है, ओके। यहां पर बी कंट्री के पास जो हेडक्वार्टर है भाई, ठीक है, यहां पे जो बी कंट्री के पास हेडक्वार्टर है ना, वो इस डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। उसने ये ध्यान रखना है कि जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हो, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हो, यहां से मिसाइल निकले और अटैक हो जाए, यहां पे इस पे डेमोलिश हो जाए मिसाइल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि थोड़ा सा लैग आए और जो मिसाइल है वो 1-2 सेकंड आगे निकल गई, तो यहां पर भी जाके मिसाइल को डिमोलिश कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बेस्ट केस हमें क्या चाहिए कि जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हो, डिस्ट्रॉय। बट अगर मान लो कि 1 सेकंड लेट हो भी गई, तो भी ये डिस्ट्रॉय उसको कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेरा सवाल तुमसे यह है कि अगर गलती से 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड का लैग आ गया, तो क्या होगा। तो बेटा ये होगा कि यहां से जो मिसाइल आ रही थी, वो बॉर्डर क्रॉस पे पकड़ी नहीं गई, वो 1 सेकंड बाद पकड़ी नहीं गई, और 2 सेकंड बाद अब वो पहुंचने लायक ही नहीं रह गई, और अब वो मिसाइल जाके आबादी में भाई मचा देगी। तो भैया यहां से मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जिस बंदे ने इस कमांड सेंटर का सॉफ्टवेयर बनाया होगा, उसने ये याद रखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है मेरे सॉफ्टवेयर को पता करने में कि मिसाइल कहां से आ रही है और कितनी देर में आएगी। और समझ पा रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर 125 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है बेटा, ठीक है, उसके पास बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है अभी इस टाइम पे, कि अगर उसकी मिसाइल ने 1 सेकंड के अंदर, मैक्स टू मैक्स 1 सेकंड के अंदर अंदर ये नहीं पता करा कि मिसाइल एंटर मार चुकी है, तो सॉफ्टवेयर अगर लेट हो गया तो बेटा लोगों की जाने जाएंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है सब लोग को, कम ऑन ये बताओ, ये बताओ सब लोग को, हाँ या ना, बिल्कुल सही। अब मेरा तुमसे यह सवाल है कि अगर तुम लोग इस सॉफ्टवेयर को बना रहे होते, अगर तुम लोग इस सॉफ्टवेयर को बना रहे होते, तो तुम लोग पहले से क्या जानकर रखते, एक रेस्पॉन्सिबल इंजीनियर के तौर पे तुम पहले से क्या जान के रखते कि कम से कम कितना टाइम लगेगा या ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है या कम से कम कितना लगेगा, बताओ तुम बताओ, तुम पहले से क्या जानकर रखते, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है एग्जैक्टली। ऑब्वियस सी चीज है, अगर मुझे पता होगा कि इस सॉफ्टवेयर में ज्यादा से ज्यादा, जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड ले रहा है तो वो सॉफ्टवेयर अच्छा है। अगर जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है वो ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड ले रहा है पता करने में, तो बेटा मैं क्रैश कर जाऊंगा, मेरा देश तबाह हो जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए क्या जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है उसके एल्गोरिदम का, बेस्ट केस, बेस्ट केस या फिर वर्स्ट केस, बेस्ट केस या वर्स्ट केस। हमें पहले से क्या पता होना चाहिए, हमें पहले से पता होना चाहिए वर्स्ट केस, ठीक है। सब लोग एग्री करते हैं, एक बार सब लोग वर्स्ट लिख दो चैट के अंदर, कम ऑन, अगर सब लोग एग्री करते हैं तो, अगर सबको समझ में आ गया है तो, कम ऑन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहली बार वर्स्ट लिखने पे मैं अपने आप को तारीफ समझ रहा हूं कि हाथ में समझ में आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर प्लीज रिपीट, रिदम बेटा बस ये बोला मैंने कि हम लोग को ये पता होना चाहिए, अगर हम लोग कोई एक बहुत ही नैना, कोई बहुत ही सेंसिटिव सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहां पे एक एक सेकंड की क्या, एक एक मिली सेकंड की कीमत है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लग सकता है उस एल्गोरिदम को या उस सॉफ्टवेयर को कुछ काम करने में। अगर हमें पता होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है, तो हम लोग उस सिचुएशन के लिए रेडी रहेंगे। ये इंपॉर्टेंस है बेटा इस सब्जेक्ट की, ये है इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट की, ठीक है। और सवाल सुनो बेटा, और सवाल सुनो। अगर मान लो कि यहां पे एक एक सिटी है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है बेटा,
इस बिल्डिंग में लग गई आग, ठीक है, और तुम लोग हो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनने एक फायर अलर्ट सिस्टम बनाया हुआ है कि यहां पर एक बटन को दबा दो या फिर एक ऐप को बस हिला दो ऐसे करके, तो वो सबसे नजदीकी फायर ट्रक जो भी होगा उसके आसपास, उसको कांटेक्ट कर लेगी। मान लो एक शहर के अंदर लाखों फायर ट्रक्स हैं या हजारों फायर ट्रक्स हैं, अगर वो एक एक करके सबको कांटेक्ट करेगा ना बेटा, एक एक करके सबको कांटेक्ट करेगा, तो यहां पर जो बंदा है वो क्या हो जाएगा, वो झुलस जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हो? एक काम करने के एक काम करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, ठीक है, एक काम करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, बट हमें कौन सा तरीका देखना है? हमें देखना है सबसे फास्टेस्ट तरीका, और मैं कहूं सबसे ऑप्टिमल तरीका। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे आज के बाद, सबसे ऑप्टिमल तरीका हमें जान के रखना है किसी भी काम को करने का। हमें पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा हमारा सॉफ्टवेयर। ऑप्टिमल क्या होता है भैया? बहुत अच्छा सवाल पूछा अनुज, अभी बताता हूं बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मान लो अगर मैं इन सबको कांटेक्ट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो हमेशा ही 2-2 घंटे के अंदर अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता रहे और देखता रहे कि कौन सा सबसे नजदीक है, कौन सा सबसे नजदीक फायर ट्रक है। ये ना हो कि जब बंदा आग लगे तभी पता करे कि भाई सबसे नजदीक कौन है। समझ पा रहे हो? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैश मैप, जो आगे चल के आप लोग सीखोगे कभी, ठीक है, हम लोग सीखेंगे आगे चल के इसके बारे में। तो गाइज ये है इंपॉर्टेंस डीएसए की, एल्गोरिथम्स ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है। इससे पहले कम ऑन एवरीवन, क्या इससे पहले सब लोग को सब कुछ क्लियर है? क्या रियल वर्ल्ड में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो सब लोग? पहले तो ये बताओ, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए पहले। रियल वर्ल्ड में इसकी इंपॉर्टेंस है बेटा, सब्जेक्ट बहुत बात की बात है, कभी खुद की अगर कंपनी खोलोगे तो भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें सोचना सिखाता है बेटा, बहुत ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है ये। ठीक है, अब मैं तो एक चीज बोलता हूँ, एल्गोरिदम्स का मतलब टाइम कैलकुलेट करना है क्या सर? जतने एल्गोरिदम बेटा, सब हम बोलते हैं बेसिकली किसी भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को, ठीक है। अब डीएसए जो सब्जेक्ट है वो बस इसी का है कि एल्गोरिदम्स को हम आपस में कंपेयर करें, बताओ कि ये तरीका अच्छा है काम को करने का या ये तरीका है काम को अच्छा है करने का, ठीक है। हम लोग हमेशा एक काम को करने के 100 तरीके जानते हैं, 100 ways टू डू द सेम वर्क, बट हम लोग को कौन सा तरीका जानना है? मोस्ट ऑप्टिमल। ऑप्टिमल क्या होता है भैया? अभी बात करते हैं बेटा, अभी बात करते हैं। मैं यहां पे एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, मैं यहां पे एक प्रोग्राम लिख रहा हूं गाइस आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों के सामने सबसे बेस्ट, बहुत अच्छा जवाब दिया जतिन, पर ये गलत है, ये अधूरा जवाब है। मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लिखा, कम ऑन गाइस सब लोग को, हाँ थोड़ा और डीपली बताइए, बिल्कुल। अभी बताता हूं ऑप्टिमल का मतलब क्या है, सुनो। सब लोग को फैक्टोरियल का प्रोग्राम आता है, हाँ या ना बोलो? फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम आता है सब लोग को, सी लैंग्वेज के अंदर, पाइथन लैंग्वेज के अंदर, किसी के भी अंदर? मैं समझाऊंगा अभी ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है। अगर तुम्हें सिर्फ फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी आता है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्या होता है ऑप्टिमल का मतलब। बेटा फैक्टोरियल कैसे निकलता है? मान लो मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, या मेरे पास n ले लिया मैंने 6, ठीक है, तो मैं इसका फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा? इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। सबको पता है ना ये प्रोग्राम? सबको पता नहीं प्रोग्राम फैक्टोरियल निकालने का? कोई ऐसा है इसको नहीं पता ये प्रोग्राम फैक्टोरियल का? अगर किसी को नहीं पता है कोई बात नहीं, और तरीका बता दूंगा, ठीक है, जस्ट वेट, जिसको पता है पहले वो सुन लो। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम लिखा, मैंने लिखा फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू वाई। हमको नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब तुम्हें अभी बेसिक कोडिंग सीखनी है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जिनने पहले से पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा हुआ है, उनको पता होगा कि फैक्टोरियल कैसे निकलता है, ठीक है।
ओके बेटा, हम लोगों ने ये फैक्टोरियल का कोड लिखा। मेरा तुमसे सवाल है, क्या ये कोड सही है फैक्टोरियल का? क्या इसमें कोई दिक्कत लग रही है तुम्हें? क्या यही वो कोड होता है फैक्टोरियल का? बताओ हाँ या ना। क्या फैक्टोरियल निकालने का यही कोड होता है? राइट? राइट और नॉट? हाँ। ये नो वाले जरा बताना, इसमें दिक्कत क्या है भाई? ये नो वाले जरा बताना भाई, इसमें दिक्कत क्या है? मैं भी तो देखूं दिक्कत क्या है इसके अंदर। सही है, एकदम सब कुछ सही है। अरे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बोला है मेरे भाई। ठीक है एकदम, ये लिखूंगा, बढ़िया काम करेगा। 720 आंसर आ गया। इट इज करेक्ट आंसर। राइट एवरीवन? एक बार लिख दो +1 अगर सही है तो। +1 लिख दो एक बार चैट में अगर सही है तो। कम ऑन जल्दी से। बढ़िया। अब मैंने ये क्यों बताया? मैंने ये इसलिए बताया कि यस दिस इज राइट, दिस इज राइट। अगर मैं 10 लिखता हूं तो रन करते हैं, दिस इज राइट। बिल्कुल सही है 10 का फैक्टोरियल। यस बिल्कुल सही। मैंने बोला लेट्स मेक इट 13, रन करा मैंने। क्या है 13 का फैक्टोरियल? सही है बिल्कुल, बिल्कुल सही है। लेट्स मेक इट 14, लेट्स मेक इट 14। अब देखते हैं क्या फैक्टोरियल है। तो क्या गाइस 14 का फैक्टोरियल यही होता है? क्या गाइस 14 का फैक्टोरियल यही होगा? एक बार चेक करना गूगल पे जाके, फैक्टोरियल ऑफ 14। लेट्स सी। गाइस 14 का फैक्टोरियल ये है, और प्रोग्राम आपको ये आंसर दे रहा है। और ये कोड एकदम सही है। दिमाग में कुछ घुसा कि ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हाँ जी। भैया फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है, और ये 14 का ही फैक्टोरियल बस गलती दे रहा है। अब सुनो बेटा, ये था फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का एल्गोरिदम। सुनो, सुन लो। ये था फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का एल्गोरिदम। पहले इतना बताओ सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया इतना कि हाँ ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का ये क्या था? एल्गोरिदम था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट इस एल्गोरिदम की एक बाउंडेशन है। बाउंडेशन क्या है? इसकी बाउंडेशन क्या है? कि ये 14 तक का फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो ये क्या है इसका? ये इसकी बाउंडेशन है, ये इसके संग इशू है। ठीक है, ये इसके संग इशू है। क्योंकि हम लोग 13 तक जो फैक्टोरियल है वो इंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, इंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट जो 14 का फैक्टोरियल है वो इंट में ओवरफ्लो कर जाता है। ओवरफ्लो होने के बाद वैल्यू करप्ट हो जाती है। अब ये जो थॉट प्रोसेस है, इतना डेप्थ में सोचना, ये सब्जेक्ट हमें सिखाएगा डीएसए। ठीक है, कि हम लोग को देखो कुछ ना कुछ तरीका होगा इसको भी सही से करने का। ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, कि सभी नंबर्स का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं। बट ध्यान से सोचो, अभी तक हमने जो सीखा वो बहुत छोटे लेवल का था। अब हम जो सीखने वाले हैं वो एडवांस लेवल का होने वाला है। अब हम सीखेंगे बड़े बड़े नंबर्स का भी हम लोग कैसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सब लोग को? क्लियर है सब लोग को? तो मैंने बताया ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है बेटा। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है मैं फाइनली बता देता हूं। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट, बेस्ट अंडर गिवन कंस्ट्रेंट्स। बेस्ट अंडर गिवन कंस्ट्रेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी की पूरी। सबसे बेस्ट एल्गोरिदम होगा ये, इस काम को करने का, फैक्टोरियल निकालने का सबसे बेस्ट एल्गोरिदम होगा ये भले। बट कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स बेटा ये हैं कि नंबर की वैल्यू 1 से लेके 13 तक हो, तभी ये बेस्ट एल्गोरिदम है। वरना ये बेस्ट एल्गोरिदम नहीं है, वरना ये ऑप्टिमल एल्गोरिदम नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर है?
बोलो बोलो बोलो। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशंस। बेस्ट तो है एल्गोरिदम, बट किन कंडीशंस के अंदर? आप कंडीशंस भी बताओ, उसके बाद हम कह पाएंगे कि बेस्ट है या नहीं है। ठीक है। तो बेटा ऑप्टिमल का मतलब आज के बाद क्या? ऑप्टिमल का मतलब फास्ट होता है क्या? क्या ऑप्टिमल का मतलब फास्ट होता है? क्या ऑप्टिमल का मतलब फास्ट होता है? नहीं। ठीक है। ऑप्टिमल का मतलब फास्ट नहीं होता सिर्फ, ऑप्टिमल का मतलब होता है ओवरऑल बेस्ट अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस। गिवन कंडीशंस के अंदर, गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंदर, टाइट कंस्ट्रेंट्स के अंदर बेस्ट एल्गोरिदम क्या हो सकता है उस काम को करने का? बेस्ट तरीका क्या हो सकता है उस काम को करने का? बेस्ट तरीके से सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जा सकता है? दैट इज व्हाट ऑप्टिमल एल्गोरिदम। बेस्ट इन गिवन कंडीशंस। क्या ये क्लियर है सब लोग को? क्या ये क्लियर है सब लोग को? हाँ या ना? किसी भी काम को करने का, किसी भी एक्स वाई जेड काम को करने का बेस्ट एल्गोरिदम क्या हो सकता है? और बेस्ट मतलब बेस्ट इन गिवन कंडीशंस मींस ऑप्टिमल। बहुत बढ़िया जतिन, शाबाश बेटा, समझ गया एकदम। तो ऑप्टिमल का मतलब फास्ट नहीं होता। ऑप्टिमल का मतलब फास्ट नहीं होता। ऑप्टिमल का मतलब होता है उन कंडीशंस में बेस्ट। चलो। मोस्ट सूटेबल, शाबाश, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करा, बहुत सूटेबल। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी एल्गोरिदम का कैसे नाप सकते हैं टाइम, है ना? अगर मुझे सर 14 पर क्यों हुआ, थोड़ा सा बता दो। 14 जो बेटा इसलिए हुआ क्योंकि इंट की मैक्सिमम कैपेसिटी ना 2 बिलियन समथिंग की होती है। आप इंट के अंदर इससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकते। और 14 का फैक्टोरियल जो होता है ना, वो बहुत बड़ा नंबर होता है। वो आप इंट में स्टोर नहीं कर सकते, वो आप लॉन्ग में स्टोर कर सकते हो। सर टाइम कॉम्प्लेक्स समझाओ, बस वहीं पे जा रहा हूँ, बस वहीं पे जा रहा हूँ। ध्यान रहा सब लोग, टाइम कॉम्प्लेक्स समझ रहे हम लोग, ठीक है? हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन कि मेरे को अब समझना है कि अगर मेरे पास एक प्रोग्राम है ए और एक प्रोग्राम है बी, और दोनों के दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लिसन गाइस, एक प्रोग्राम ए है, एक प्रोग्राम बी है, और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? सेम ही काम कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है सब लोग को? कम ऑन, पहले इतना क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब सुनो, अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो हम इन दोनों में से बेहतर कैसे पता करेंगे कि ए बेटर है कि बी बेटर है? ए फास्टर है या बी फास्टर है, हम कैसे पता करेंगे? सुनो, क्या हम लोग क्लॉक यूज कर सकते हैं? मेरा फिर से सवाल, क्या हम लोग क्लॉक यूज कर सकते हैं? जवाब दो जल्दी से, हाँ या ना? नहीं यूज कर सकते, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप सीख गए, क्लॉक यूज नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं क्लॉक की जगह? सवाल। तो हम लोग अब यूज करेंगे हम लोग काउंट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, या मैं कहूं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं, नंबर ऑफ आइटरेशंस को आप कह सकते हो। ठीक है, कि इटरेशंस कितने हुए। ये शब्दावली है, समझ में आ जाएगी, थोड़ी देर रुक जाओ बस, मैं समझा दूंगा, दिमाग में फिट हो जाएगी बात। ठीक है, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी। हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग टाइम डायरेक्टली नहीं नाप सकते, हम लोग नापते हैं क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम नापना तो टाइम ही चाहते हैं, बट हम लोग फिजिकल टाइम का यूज नहीं कर सकते। हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट किसका? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। अब समझाता हूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है। बेटा एक प्रोग्राम मेरा जो था वो था ए, ठीक है? एक प्रोग्राम था मेरा ए। जब ए के अंदर मैं 10 इनपुट देता था तो वो 10 सेकंड लेता था काम को करने में। मैं सेम प्रोग्राम के अंदर अगर 20 इनपुट देता था तो वो 20 सेकंड लेता था काम को करने में। ठीक है, ये था मेरा पहला प्रोग्राम।
वहीं दूसरी तरफ मेरा प्रोग्राम था बी, जिसके अंदर अगर मैं दो इनपुट देता था तो वो 4 सेकंड लेता था। अगर मैं इसमें 3 इनपुट देता था तो ये 9 सेकंड लेता था। इनमें से कौन सा बेहतर प्रोग्राम तुम दोनों को देखने में लग रहा है, बताओ? ए या फिर बी, कौन सा ज्यादा बेहतर है? सही है, ठीक है। सब लोग को समझ में आ गया कि भैया इसका इतना अच्छा कोड है कि अगर मैं 10 इनपुट दे रहा हूं तो 10 सेकंड में कर दे रहा है। मतलब अगर 1 सेकंड का एक इनपुट दूंगा तो 1 सेकंड में कर देगा। वहीं पे यहां पे क्या है, 2 इनपुट देने में 4 सेकंड ले रहा है, 3 इनपुट देने पे 9 सेकंड ले रहा है। राइट? तो यहां पर जो रिलेशन है इनपुट और टाइम टेकन का, इनपुट और टाइम टेकन के बीच में जो रिलेशन है वो है बेटा कि जब एन इनपुट है तो एन ही क्या है, आउटपुट टाइम है। और वहीं पर अगर मैं यहां पर देखूं कि अगर एन इनपुट है तो आउटपुट टाइम कितना है, बोलो बोलो। यहां पर अगर एन इनपुट है तो आउटपुट टाइम कितना है, एन स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो, समझ गए। भैया हम लोग इनपुट दे रहे हैं 2 तो लग रहे हैं 4 सेकंड, हम लोग इनपुट दे रहे हैं 3 तो लग रहे हैं 9 सेकंड, यानी कि एन इनपुट पे एन स्क्वायर टाइम लग रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, एन वाला या एन स्क्वायर वाला, बताओ जरा? कौन सा बेहतर एल्गोरिदम है? एन वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चे समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। एक ही बार में समझ गए। तो हम लोग ना एक कॉन्सेप्ट लेके आए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो बच्चों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होता है। अगर इंग्लिश में बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैथमेटिकल मैथमेटिकल तरीका है टू रिप्रेजेंट टू रिप्रेजेंट क्या, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड टाइम ग्राफ। मतलब मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीका है जिससे कि मैं एक रिप्रेजेंटेशन दर्शा सकता हूं कि इनपुट में और टाइम में क्या रिलेशन है। ठीक है, इनपुट में और टाइम में क्या रिलेशन है। तो अब मैं अगर तुमसे बोलूं सर ये एन और एन स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करा, बेटा कॉमन सेंस, कोई सोचने वाली बात नहीं है। एक चीज सोचियो, मैंने यहां पे एक में इनपुट दिया 10 एक प्रोग्राम के अंदर, तो उसने 10 सेकंड लिए। 20 इनपुट दिया तो बेटा 20 सेकंड लिए। तो अगर मैं एन इनपुट दूंगा तो एन सेकंड लेगा ना, ठीक है। अगर मैं यहां पे बोलूं 2 इनपुट दिया, 4 सेकंड लिए। 3 से इनपुट दिया, 9 सेकंड लिए। तो एन इनपुट पे कितना लिया, एन स्क्वायर टाइम। समझ में आ गया सौम्य? मैं एन इनपुट दे रहा हूं तो एन, है ना, यहां पे एन इनपुट दे रहा हूं तो एन स्क्वायर टाइम लग रहा है भाई। तो कौन सा बेहतर है, एन वाला? ये मेरे लिए 1 सेकंड का कोड 1 सेकंड में कर दे रहा है, 3 सेकंड का कोड 3 सेकंड में कर दे रहा है। ठीक है। सर पूछ रही कि 10 सेकंड 4 सेकंड पता कैसे चला। सौम्या ध्यान से सुन बेटा, मैंने ये बोला कि दो कोड हैं सर, ये स्पेसिफिक हार्डवेयर पे डिपेंड होगा या नहीं, बस उसी की बात कर रहा हूं मैं। 2 मिनट रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा बस, 2 मिनट रुक जा बस। एन स्क्वायर क्या है, कान खोल लो, कान खोल लो, मेरी बात सुन लो, चार बातों पर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। चलो वापस बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। दो प्रोग्राम है, एक है ए, ठीक है, एक प्रोग्राम है बी। मैंने मैंने इसमें इनपुट दिया 1 तो इसने टाइम लिया बेटा 10 सेकंड, मान लो। ठीक है, इसने इनपुट दिया 2, सुन लो,
1 सेकंड दिया, 10 सेकंड लिया। 2 सेकंड दिया, 20 सेकंड लिया। सॉरी, 2 इनपुट दिया, 20 सेकंड दिया। 3 इनपुट दिया, 30 सेकंड ले रहा है। दूसरी तरफ मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जहां मैं 1 इनपुट दे रहा हूं तो ये 1 टाइम ले रहा है। 2 इनपुट दे रहा हूं, 1 सेकंड। 1 इनपुट दे रहा हूं तो 10 टाइम ले रहा है। 2 इनपुट दे रहा हूं तो ये 1 सेकंड। रुको, इसका मैं सही तरीके से दर्शाता हूं। 40 टाइम ले रहा है। 3 इनपुट दे रहा हूं तो ये 90 टाइम ले रहा है। इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, बताना जरा। कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, ए या बी? कौन सा सॉफ्टवेयर फास्टर है, ए या बी? ए। मैं तो कह रहा हूं घड़ी लेके बैठ गया। मैं तो कह रहा हूं किसी भी हार्डवेयर के लिए घड़ी लेके बैठ गया मैं। ठीक है, घड़ी लेके बैठ गया। ठीक है, तो मुझे साफ साफ दर्शा रहा है कि यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो बेटा यहां पर क्या बन रहा है ग्राफ देखो। यहां पर हो रहा है कि मैंने 1 सेकंड ली तो ये 10 सेकंड ले रहा है। 2 सेकंड ली तो ये 20 सेकंड ले रहा है। तीन तीन इनपुट दिया तो 30 सेकंड ले रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ग्रोथ की, राइट? कि आप जितना जितना इनपुट साइज बढ़ाओगे उसी के हिसाब से टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बालकों। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका ही दूसरा नाम है बिग ओ ऑफ एन। आज से अभी के लिए रट लो, अभी के लिए बिग ओ ऑफ एन, अभी के लिए समझ लो बस। अगर मैं कभी बोलूं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या मैं बोलूं बिग ओ ऑफ एन तो एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, ओके। यहीं पर अगर मैं इनका संबंध देखूं, बिग ओ ऑफ एन या फिर ऑर्डर ऑफ एन, जो आप बोल लो एक ही बात है। यानी कि एन इनपुट पे कुछ ना कुछ मल्टीपल ऑफ एन ही जा रहा है। यानी देखो, 1 पे अगर 10 जा रहा है तो 2 पे 20 जा रहा है, 3 पे 30 जा रहा है। एक रिलेशन है, स्ट्रेट रिलेशन है। ठीक है, जब स्ट्रेट लीनियर लाइन का रिलेशन होता है तो इस रिलेशन का सिंबल होता है बेटा ओ ऑफ एन। क्या होता है इसका रिलेशन? बिग ऑफ एन। वहीं पर अगर मैंने ये ले लिया, क्या, दूसरा कोड, इसमें ध्यान से देखो। 1 सेकंड पे 10, दूसरे पे 40, तीसरे पे 90। ये लगभग बराबर ही है। ये लगभग बराबर ही है ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो, कि 1 सेकंड में लग रहे हैं, सॉरी, एक इनपुट में 4 सेकंड लग रहे हैं, सॉरी, एक इनपुट में 1 सेकंड लग रहा है। फिर 2 इनपुट पे 4 सेकंड लग रहा है। फिर 3 इनपुट पे 9 सेकंड लग रहा है। तो मेरा तुमसे बस सवाल यह है कि ग्रोथ किसकी फास्ट है इनपुट पे? इनपुट पे ग्रोथ किसकी फास्ट है? कौन टाइम में ग्रो ज्यादा तेज हो रहा है? बताओ। ग्रो ये वाला तेज या ये वाला ज्यादा तेज हो रहा है? ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। एग्जैक्ट फिगर मत देखना कि वहां पे 90 लग रहा है, वहां 40 लग रहा है, टाइम नहीं, या 9 सेकंड लग रहा है, नहीं। ग्रोथ देखो बस, हमें ग्रोथ से मतलब है। क्योंकि एक टाइम पे एक भयंकर इनपुट आएगा और भयंकर इनपुट पे हमें बताना है कि तब मैक्सिमम टाइम क्या लग सकता है। ठीक है, इसलिए हमें पहले से पता हो चाहिए ग्रोथ कितनी होगी इसकी। तो अगर मैं इसकी ग्रोथ देखूं ना तो कुछ ऐसी ग्रोथ होगी, ऐसी ग्रोथ, एक क्वाड्रेटिक ग्राफ। यानी स्टार्टिंग में स्लो, जैसे जैसे इनपुट का साइज बड़ा होता हो गया, भाई बहुत टाइम लग रहा है उसको कैलकुलेट करने में। समझ पा रहे हो? और दूसरी तरफ क्या था? एक लीनियर लाइन थी टाइम और इनपुट में। डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी थी टाइम और इनपुट में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि ये है डीएसए, जहां पे आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नापते हो। ठीक है, जहां पे आप लोग ये नापते हो कि एल्गोरिदम में कौन सा फास्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू। हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कभी एक्चुअल टाइम नहीं नापते हैं।
एक्चुअल टाइम नहीं नापते हैं। हम लोग हमेशा ये नापते हैं कि इनपुट के बेस पे टाइम की ग्रोथ कितनी हो रही है, इनपुट और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है, कि इनपुट जो आ रहा है उसका टाइम के संग रिलेशन क्या है। अगर लीनियर रिलेशन है कि एक इनपुट पे 10 सेकंड लिया, फिर दो इनपुट पे 20 सेकंड लिया, फिर तीन इनपुट पे 30 सेकंड लिया, तो ऐसे वाले रिलेशन को हम लोग दर्शाते हैं किससे? बिग O ऑफ एन सिंबल से। अगर क्वाड्रेटिक रिलेशन है, जैसे कि एक इनपुट पे 1 सेकंड लिया, बट अगेन दो इनपुट पे 4 सेकंड लिया, और तीन इनपुट पे 9 सेकंड लिया, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं बिग O ऑफ एन स्क्वायर से। दोनों में ए बेस्ट केस होगा, बी वर्स्ट केस होगा क्या? एग्जैक्टली समझ पा रहे हो? हम लोग एग्जैक्ट फिजिकल टाइम नहीं नापते, हम देखते हैं कि भाई दोनों में ग्रोथ हो किस हिसाब से रही है, इनपुट बढ़ाने पे टाइम किस हिसाब से बढ़ रहा है। क्योंकि भाई समझना, अगर मैंने यहां पे इनपुट दे दिया क्या, अगर मैंने यहां पे इनपुट दे दिया 10, या मैं बोलूं, यहां पे मैं बोलूं इसमें इनपुट दे देता हूं मैं, लेट से 5, ठीक है, या और कुछ लेते हैं, और कुछ लेते हैं, 200, 200 ले, 200। मैंने इसमें अगर मैं 200 200 इनपुट दे दिया, तो हमारे इस प्रोग्राम में बेटा 2000 सेकंड लगेंगे। बट वहीं पे अगर इस वाले प्रोग्राम के अंदर मैंने 200 इनपुट दे दिया, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? बताओ कितना टाइम लगेगा सेकंड्स में? बोलो। इस प्रोग्राम में अगर 200 इनपुट दे दिया, तो इसमें लगेंगे बेटा एन स्क्वायर, यानी कि 40,000 सेकेंड्स। तो देखने में लग रहा था कि ये वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा है, पर हमने अगर एक्चुअल टाइम नापेंगे ना, तो कभी हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे कि कौन सा प्रोग्राम खराब है। इंजीनियर बनो, सिर्फ आंखों देख के भरोसा नहीं, मैथमेटिक्स पे भरोसा करो, कि अभी ये प्रोग्राम, हमें ये नहीं देखना है कि टाइम कितना ले रहा है, हमें ये देखना है कि ये आगे चल के कितना टाइम ले सकता है। तो हमें ये नहीं नापना है कि टाइम ले कितना रहा है, हमें ये नापना है कि इनपुट में और टाइम में क्या संबंध है। क्योंकि अगर हमने वो संबंध पता कर लिया, तो उसके बाद हम लोग आगे आने वाले टाइम में कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है ये पता कर पाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? जल्दी से चैट में लिख दो +1, एक बार +1 लिख दो चैट के अंदर, कम ऑन। शाबाश, शाबाश। क्या हम लोग अभी आधे घंटे थोड़ी देर और रुक सकते हैं, अगर सीखना चाहो तो? सीखना चाहो तो अगेन फोर्स तो कर ही नहीं सकते। रुक सकते हैं, स्कूल है तो यार, स्कूल वाले हैं तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? स्कूल वालों, सिखाएं। अब सुनो गाइस, अभी जान लो, अभी जान लो, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? अब सवाल करेंगे हम लोग, मजा आएगा बहुत। अब मत जाना भाई, अब सुन लो, बस थोड़ी देर और है बस। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि नापा कैसे जाता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, सिर्फ कोड को देखकर, सिर्फ कोड को देखकर कैसे नाप सकते हैं। तो बेटा सुन लो, अब वो बात आ चुकी है, सुन लो। पहला नियम, नियम नंबर 1, मैं तुम्हें रटा नहीं रहा हूं, बट मैं वो ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे तुम ऑन द स्पॉट देख के पहचान सको, क्योंकि इंटरव्यू में तुम्हें यही चाहिए कि तुम कोड को देखो, इंटरव्यू पूछे बेटा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तुम 2 सेकंड में बता दो। बताऊं कैसे करेंगे? शुरू करते हैं भाई, ठीक है? तो बेटा पहला नियम, नियम नंबर 1, मैं एक काम करता हूं, कंपाइलर पे लिख देता हूं, अच्छे से दिखाई देगा, मेरी राइटिंग के भरोसे नहीं रहेंगे। नियम नंबर 1, इफ देर आर सेपरेट लूप्स एड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? इफ देर आर नेस्टेड लूप्स
मल्टीप्लाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं अभी सिर्फ ये रूल्स लिख रहा हूं, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। ठीक है, डन। लिखने दो उसके बाद। ठीक है, इफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी is added, sorry, if time complexity is not dependent, not depending on input, then the time complexity is called constant या फिर big O of 1। ठीक है, सुन लो, समझ में आएगा पक्का, प्रॉमिस कर रहा हूं, देखते जाओ बस। ये सब मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूं जिसको तुम एक बार देख लो, तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम करेंगे। ठीक है, if the uh, if the array size or search space or the problem size decreases or increases by a factor of k, then time complexity is called log n। ठीक है, log n बेस के। बालकों अभी के लिए इतना ही बहुत है। अच्छा, एक चीज और, पांचवी, मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग time complexity by any number will not affect it। ये चार पांच बातें थी मेरे को तुमको बतानी थी, अगर सुन ली है तो बहुत बढ़िया है, बस सुन लो। सर जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं तो वो इतना सारा डाटा लेस देन 1 सेकंड में ला देता है, कैसे? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा लक्ष्मण। इसके पीछे डीएसए का एक बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन करता हूं मैं, अब एक्सप्लेन करता हूं गाइस। मैं सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा और तुम देखो, तुम लोग खुद बताओगे कि ये क्या है। 2 मिनट रुक जाओ बस, सुनना। बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे 1 आई इक्वल्स टू 1। सर एग्जांपल भी, हाँ बिल्कुल, आई लेस देन इक्वल्स टू आई प्लस प्लस। ठीक है, मैंने प्रिंटफ लगा दिया, परसेंटेज डी। ठीक है, कुछ नहीं, बस मैंने एक लूप लगाया 1 से लेके एन तक का। मैंने सिर्फ एक लूप लगाया 1 से लेके एन तक का, सिर्फ सी में लगाया, जावा की तो हमने बात ही नहीं करी अभी। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस, सी, कोई भी। बेटा जब भी हम लोग एक सिंपल सा लूप लगाते हैं 1 से लेके एन तक का, याद रहे, दिमाग में नोट कर लो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ एन। क्या ये क्लियर है बात? क्या ये क्लियर है? एक बार लिख दो +1। मैं कह रहा हूं तुम लोग खुद इस सेशन के एंड होने से पहले तुम लोग सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे होगे, सब लोगों की, सब एक्सपर्ट बन जाओगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में। बस एक बार, जब भी आप कोई फॉर लूप देखो जो कि 1 से लेके एन तक जा रहा है और वो इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 से हो रहा हो, 2 से हो रहा हो, 3 से हो रहा हो, कुछ भी, +=2, +=3, +=4। ठीक है, तो इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलेंगे? बिग O ऑफ एन, याद रहे। ठीक है, सवाल मेरा तुमसे, इट कैन बी फॉर एनी वैल्यू रिलेटेबल टू एन इंक्रीमेंटिंग एट एनी वैल्यू। खैर मुझे समझ में नहीं आया तुम बोल के रहे हो अभिनव, बट मुद्दा क्या है? अगर मैं इनपुट दूंगा इसमें, गाइस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाइयों, अगर मैं इसमें इनपुट दूंगा 1, तो ये लूप एक बार चलेगा। मान लो एक बार लूप चलने में 0.1 सेकेंड लगता है। ओए, सुन लो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, सुनो, इधर ध्यान दो पहले। स्क्रीन ब्लैक कर दी ले, फोकस, बिगड़ने मत दो, बिल्कुल फोकस। मैंने इनपुट दिया भाई एन में 10। ठीक, मैंने एन में इनपुट दे लिया, मान ले 1, तो लूप एक बार चला बस। मान ली एक बार लूप चलने में 0.1 लगा। ठीक है, फिर मैंने इनपुट दे दिया 2, तो अब लूप 2 बार चलेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा बताओ? अब लूप चलने में कितना टाइम लगेगा टोटल? अगर एक बार चलने में 0.1 लग रहा है, तो अब कितना लगेगा? 0.2। शाबाश, ठीक है, बढ़िया। अब अगर मैंने इनपुट 3 कर दिया, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 0.3।
तो ये इनपुट में और आउटपुट टाइम में क्या रिलेशन है? ओ ऑफ एन का, ओ ऑफ एन स्क्वायर का, कि ओ ऑफ एन क्यूब का? तुम बताओ। ओ ऑफ एन का लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन है, यानी जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट आ रहा है लगभग। लीनियर रिलेशनशिप है, और जब भी लीनियर रिलेशनशिप हो तो क्या मिलते हैं हम लोग? ओ ऑफ एन। शाबाश बेटा शाबाश। अब चलो, मैंने एक सवाल और पूछा बेटा, प्लस इक्वल टू 4 कर लो चाहे प्लस इक्वल टू 1 कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी। ठीक है, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो। सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, टाइम, अभी समझेंगे, डोंट वरी। पहले क्या समझ लो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या? बिग O ऑफ एन। बहुत बढ़िया। अब सुनो, भी भूल जाओ, उसकी बात करेंगे आई प्लस इक्वल टू 4। मेरी भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये फॉर लूप है, चल ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, इनपुट की अप्रोक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। समझा नहीं तू बोलना क्या चाह रहा है? इनपुट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इनपुट के हिसाब से टाइम कितना ग्रो हो रहा है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, एक सवाल भी मेरा है, अगर मैं ये कर देता, अगर मैं ये कर देता तो क्या हो जाती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? क्या कोई सवाल का जवाब है किसी के पास? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब क्या होती? क्या सेम ही रहती या बदलती? क्या लगता है? जी भाई, सीख गए, सीख गए, सीख गए, सेम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी भाई, सेम रहेगी। ठीक है, तुम लोग जो भी रिलेशन दे दो, तुमने इनपुट दिया 10, 10 के बेस पे जो रिलेशन पहले था टाइम लगने का, भाई टाइम देखो ना तुम, लूप को चलने में अभी भी उतना ही टाइम लगने वाला है। तो हाउ डज इट मैटर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टे सेम। बहुत बढ़िया भाइयों। ठीक है, अब मेरा सवाल चेंज हुआ। मैंने बोला एक लूप यहां लगा लेता हूं, और एक लूप और लगा लेता हूं लेस देन इक्वल टू एम। सर व्हाट अबाउट वेब डेवलपमेंट क्लास? अभिषेक तबियत बिगड़ गई डीके की, आज क्लास नहीं होगी वेब डेवलपमेंट की। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दो लूप लगा बेटा, एक जा रहा है बिग O ऑफ एन, और दूसरे वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बताओ जरा? दूसरे वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बोलो। दूसरे वाले की बिग O ऑफ एम, एन मत बोलो क्योंकि यहां पे वेरिएबल एम है ना, तो बिग O ऑफ एम। ठीक है, दूसरे वाले की क्या होगी? कम ऑन एवरीवन, लिख दो जल्दी से, बिग O ऑफ एम। क्लियर? क्लियर है? प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन। शाबाश, शाबाश। फाइनल चीज, अरे भाई मेरे अनुज मजा आ गया यार, इस प्रोग्राम की फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? होशियार हो, मेरा सवाल तुम लोग से। इस प्रोग्राम की फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? मेरा सवाल तुम लोग से, इन दोनों लूप को मिला ले तो, इन दोनों को मिला ले तो क्या हो जाएगी? बेटा एरर की बात नहीं कर रहे सिद्धू, एरर अभी बहुत दूर है, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। अगर मान लो एरर नहीं है तब, अगर इसने लिया 1 सेकंड, इसने लिया 1 सेकंड, या जो भी है, तो इसका लिया हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस इसका लिया हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि फाइनल आंसर हो गया बेटा, पहला वाला रूल फॉलो करते हुए, इफ देर आर सेपरेट लूप्स एट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग O ऑफ एम प्लस बिग O ऑफ एन, या फिर मैं कह सकता हूं बिग O ऑफ एम प्लस एन। जितने लोगों का सवाल का जवाब यही था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, एक बार बेटा खुद के लिए थपथपी मार दो, और एक बार आग के गोले बरसा दो चैट के अंदर, जिस जिसको यही आंसर मिला था, जिस जिसने यही आंसर गेस किया था। तुम लोग पहली ही डीएसए की क्लास के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना सीख चुके हो भाई, मजा आ चुका है, बहुत बढ़िया। डीएसए का सबसे टफ कॉन्सेप्ट में से एक है टाइम कॉम्प्लेक्स निकालना। शाबाश। सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट में से एक है, क्योंकि बच्चों को यही निकालना नहीं आता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है। बहुत बढ़िया। सुनो भाई, अब सुनो, अगला सवाल, अगर मैं कर देता हूं इसको इस प्रोग्राम के अंदर, अब जरा सोचते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी।
ठीक है, अब समझते हैं क्या होगी। और भाई साहब सवाल के जवाब आने स्टार्ट हो गए, सवाल के जवाब आने स्टार्ट हो गए। ओ ऑफ एम इंटू एन। अब तुम सोचो कि ओ ऑफ एम इंटू एन क्यों हुआ, ओ ऑफ एम इंटू एन क्यों हुआ, समझना। अगर बाहर वाला फॉर लूप बेटा वन से लेके एम तक जा रहा है मान लो, ठीक है, वन से लेके एम तक जा रहा है, और अंदर वाला फॉर लूप बेटा वन से लेके एन तक जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है, एम, यहां पर हर बार जब ये फॉर लूप चल रहा है एक बार, ये अंदर वाला फॉर लूप कितनी बार चल रहा है, एन टाइम्स। हाँ या ना, यानी ये जो एक एक बार इस फॉर लूप के लिए ये कितनी बार चल रहा है, एन टाइम्स, है ना। पहले वाले इटरेशन के लिए ये चल रहा है एक के लिए एम बार, एग्जैक्टली हर बार ये एन टाइम्स चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन, और क्योंकि ये बिग O ऑफ एम टाइम्स चल रहा है, तो इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ एम इंटू एन। जिसका यही जवाब था, एक बार फिर से +1 लिख दो चैट के अंदर, जिसने यही जवाब दिया था। अगर यही सीख दिया, शाबाश बेटा, सीख चुके हो बंदे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बंदे सीखते जा रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना। कोई बात नहीं है, जिसने करा बहुत बढ़िया, जिसने नहीं करा कोई बात नहीं। अब मेरा तुमसे सवाल है ये, अब बता दो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब बता दो। अगर मैंने यहां पे एन कर दिया है, अब क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, शाबाश, एन स्क्वायर, सेम मत बोलो, पहले एन इंटू एम थी, इस बार क्या हो गई, ओ ऑफ एन स्क्वायर, शाबाश बहुत बढ़िया, एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। गाइस हम लोग एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही एक नाम और दिया हुआ है, इसको आप लोग बोलते हो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका ग्राफ कैसा बनता होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है, पैराबोला। ये मैथमेटिकल बातचीत है, पता होनी चाहिए कि इनपुट भरने पर हमारा आउटपुट टाइम किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। 10th की मैथ्स याद आ गई, ये 11th में था वैसे तो हमारे में, कि इनपुट भरने पर टाइम किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ। चलो बेटा, चलो बेटा आगे सुनो, अब सुनना ध्यान से, ध्यान से। अब ये आया, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एम, आई प्लस प्लस। अब बता दो बेटा इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, चलो तो देखते हैं कौन कौन बता पाएगा इस पूरे प्रोग्राम की। भाई आर यू गाइस किडिंग मी, तुम लोग कहां से पढ़ के आ रहे हो, तुम लोग कहां से पढ़ के आ रहे हो भाई। ओ मैन, डोंट से कि तुम लोग ये 1 घंटे में सीख चुके हो। भाई बहुत बढ़िया, सिंपल है, एग्जैक्टली सिंपल है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन स्क्वायर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एम, इसकी हो गई एन स्क्वायर, इसकी हो गई बिग O ऑफ एम। और मैंने क्या बताया था, सेपरेट लूप्स अगर हैं तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर देते हैं हम लोग, सेपरेट के हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड, शाबाश। तो इसकी फाइनल आंसर क्या हो गया, बिग O ऑफ एन स्क्वायर प्लस एम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, बालकों आ जाओ, मजे मस्ती करते थोड़ी सी, ठीक है, मजे मस्ती करते थोड़ी सी, बट उससे पहले चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक और करें, एक क्वेश्चन और करें, बोलो, या थक गए, एक क्वेश्चन और करें, ठीक है। अब बताओ, बताओ मुझे, सर ये कैसे पता लगेगा कि एक प्रोग्राम रन होने के लिए कितना टाइम ले रहा है रन, लक्ष्मण वो हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं बेटा, मैं कभी भी नापूंगा ही नहीं ना, नापने को मैं स्टॉप वॉच से नाप सकता हूं मैं, ठीक है, अपने एक सिस्टम के लिए नाप लूं मैं,
मैं अपने कोड का जो टाइम है वो एक सिस्टम के लिए नाप लूं, जो उसका ग्रोथ रेट होगा वो हर सिस्टम के लिए सेम होगा। ठीक है। हार्डवेयर बदलने से प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी, मैं जानता हूं, बट समझ रहे हो, हमें जो दिखता है और आगे चल के इनपुट पे जो होगा वो हमें नहीं पता। स्टार्टिंग में ग्रोथ स्लो थी लीनियर वाले की, बट जो पैराबोलिक था वो आगे बढ़ के बहुत बड़ा नंबर बन गया, लीनियर उतना नहीं पहुंच पाया, है ना। बेगो स्टैंड्स फॉर ख्याति, अभी इतना नहीं जानना है बेगो किस लिए होता है, फर्क नहीं पड़ता, बस एक सिंबल है। ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी गाइस, कम ऑन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कम ऑन। क्या लगता है? ओ ऑफ 1000, वेरी अमेजिंग चॉइस। सर तो फिर ग्रोथ कैसे पता करेंगे? बेटा लक्ष्मण, हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के लिए अलग अलग टाइम कैलकुलेट करेंगे क्लॉक से। क्लॉक से एक एक इनपुट देने पे कितना टाइम लगा, दो इनपुट देने पे कितना टाइम लगा, 10 इनपुट देने पे कितना टाइम लगा, फिर हम उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमें दिख जाएगा कि ये लीनियर ग्रोथ जा रही है या क्वाड्रेटिक ग्रोथ जा रही है। फिर आगे चल के हम लोग प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि ये वाला अच्छा सॉफ्टवेयर है कि ये वाला अच्छा सॉफ्टवेयर है ना। चलो, तो गाइज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किसी को गैस हुआ? जिसने बोला है। अच्छा मैं तुमसे सवाल पूछूं, बेटा अगर मैं यहां पे, अगर एन की वैल्यू 1 लाख या 10 लाख कर दूं, क्या ये लूप 1000 की जगह 10,000 बार चलेगा? है ना बोलना। नहीं। तो क्या इस कोड के अंदर जो नंबर ऑफ इटरेशंस हैं या जो टाइम लगने वाला है, क्या वो इनपुट पे डिपेंड हो रहा है? नहीं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई भांग? कांस्टेंट। कांस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं बिग ओ ऑफ 1। बिग ओ ऑफ 1000 नहीं बोलते, बिग ओ ऑफ 10,000 नहीं बोलते, हम लोग उसको एक ही नोटेशन बोलते हैं, बिग ओ ऑफ 1। कांस्टेंट अविरल। कांस्टेंट मतलब ये है बेटा कि इनपुट आप कुछ भी देते रहो, अगर ये प्रोग्राम 1,000 बार चलना है तो 1,000 बार ही चलेगा, 10,000 बार चलना है तो 10,000 बार ही चलेगा, आपके इनपुट पर डिपेंडेंट ही नहीं है। समझ में आ गया विरल? क्योंकि ये देखिए लूप, ये लूप सिर्फ 1000 बार ही चल रहा है, तो यहां पे एन की कुछ भी वैल्यू करे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है। एन की कुछ भी वैल्यू कर दो, ये लूप चलना 10,000 टाइम्स ही है। तो इस कोड की, सिर्फ इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। आप इनपुट कुछ भी देते रहो। हाँ हाँ बिल्कुल, हम ही इनपुट दे रहे हैं, बट ये लूप कितनी बार चल रहा है अविराल, ये लूप कितनी बार चल रहा है? ये लूप तो फिक्स कर रखा है ना हमने। मैं इसमें इनपुट कुछ भी दूं, ये लूप कितनी बार चल रहा है, ये लूप फिक्स है कि ये 1000 बार ही चलना है। क्या मैं यहां पर 10 करोड़ कर दूं तो क्या लूप को फर्क पड़ेगा? बट वो इनपुट लूप के अंदर नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली शुभम, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। इस बात से प्रोग्राम की टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बोलो पड़ रहा है क्या? मैं जो इनपुट दे रहा हूं, क्या उसके एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई भी फर्क पड़ रहा है उससे, किसी भी इनपुट पे? नहीं। बस वही मुद्दा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा इस, तो इनपुट आपका जितना भी बढ़े, इनपुट आपका जितना भी बढ़े, अगर उसको पहले से ही मालूम है कि मुझे 10 सेकंड लेने हैं, तो वो 10 सेकंड ही फिक्स रहेगा। बोलो हाँ या ना। क्या ये स्ट्रेट लाइन रहेगी? हाँ या ना, +1 अगर समझ में आ गया तो। +1 समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा बढ़िया भाई, मजा ही आ गया। गजब गजब गजब। तो बेटा ये था। प्रांजल वो सब मैथमेटिक्स चले गया, हम लोग मैथमेटिक्स नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। हम लोग वो करेंगे जिससे हम लोग प्लेसमेंट फोड़ सकें, है ना। वो तुम बीटेक में पढ़ाई करोगे, बीटेक में कॉलेज में पढ़ाएंगे ही वो चीज तो, मास्टर मेथड और फलाना दिखाना। ठीक है। फिजिक्स वाले मोशन ग्राफ्स, खैर हाँ वही सब है ये भी। खैर, अब और बताओ, और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो। ये फाइनल चीज बेटा, फाइनल चीज, ठीक है।
इसमें और बता देना, मजा आ जाएगा, मैं मान जाऊंगा तो मैं आ गया। इनपुट एन दिया मैंने, मान लो 16, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि हर बार आई को कर दो आई इंटू टू। फोकस फोकस। अब इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोच के दिखाओ क्या होगी। इनपुट और टाइम में क्या रिलेशन है, इनपुट और नंबर ऑफ इटरेशंस में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, क्या लगता है। आप हल्के पड़ गए, आप हल्के पड़ गए, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं यहीं पे हल्के पड़ते हैं, इसीलिए मैं बता देता हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। बेटा, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं वन से। हाउ इज दिस? सुन लो सुन लो सुन लो। इनपुट दिया मैंने वन, ठीक है। एन तक जा रहा है, और हर बारी आई की वैल्यू क्या हो रही है, इंटू टू हो रही है। तो बेटा आई की वैल्यू शुरू में क्या होगी, आई की वैल्यू शुरू में क्या होगी, वन। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, अब आई की वैल्यू क्या होगी अगली इटरेशन में, टू। फिर अगले इटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू टू, यानी कि क्या हो जाएगी, फोर। फिर अगले इटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू टू, एट। अब अगले इटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो गई फाइनली, क्या हो गई, 16। समझ पा रहे हो? बेटा ये कितने स्टेप लगे, वन, टू, थ्री, फोर। चार इटरेशंस में मैं 16 तक पहुंच गया। चार इटरेशंस में मैं 16 तक पहुंच गया। तो बेटा ये इनपुट में, इनपुट में स्क्वायर नहीं, ध्यान से देखो और देखो। अगर मान लू मैं कि आई की वैल्यू 32 होती, अगर आई की वैल्यू बेटा 32 होती, अब देखना, हाफ टाइम नहीं, नहीं अभी सुनो। अगर आई की वैल्यू 32 होती तो कितने स्टेप लगते, पांच स्टेप लगते। अब क्या रिलेशन है कि कितने स्टेप लग रहे हैं और इनपुट के साइज में क्या रिलेशन है, कोई बता सकता है? इनपुट के साइज में और जितने स्टेप्स लग रहे हैं उसमें क्या रिलेशन है, बताओ जरा। टू की पावर एन, बहुत बढ़िया। अगर एन, एन टाइम लग रहा है, अगर एन स्टेप्स लग रहे हैं, बेटा अगर एन स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक है, तो टू की पावर एन क्या है, इनपुट है। क्योंकि टू की पावर फाइव ही तो 32 होता है, बोलो हाँ या ना। समझ पा रहे हो? टू की पावर फाइव ही तो 32 होता है। तो जितने स्टेप्स लग रहे हैं, ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन पहली बार बना है लॉगरिदमिक रिलेशन। लॉगरिदमिक रिलेशन, जहां पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, लॉग एन। और बेस क्या रहेगा, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है कि अगर प्रॉब्लम का साइज, if the size of problem increases or decreases by a factor of k, then the time complexity is called log n base k। याद कर लो आज से। जितने लोगों ने पता कर लिया था एक बार प्लस वन लिख दो, जितने लोग आज के बाद याद रखेंगे वो लिख दो फायर। कम ऑन। हाँ हाँ, एरे हो, प्रॉब्लम का साइज हो, डजेंट मैटर, ठीक है। शाबाश। चलो, ये आज का आखिरी सवाल है, अगर इसका सवाल का जवाब दे दिया तो मजा ही आ जाएगा, उसके बाद हम लोग सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। रेडी? रेडी? आ जाओ। तो हम लोगों के पास एक फॉर लूप है, आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस। फिर अंदर एक फॉर लूप है, इंट जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू एन, जे प्लस प्लस। उसके बाद एक फॉर लूप और है, फॉर इंट जे इक्वल्स टू वन, या के ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, के इक्वल्स टू वन,
के लेस देन इक्वल्स टू एन के प्लस प्लस। कॉमन गाइस, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी से बताओ इस सिंपल से कोड की। एन क्यूब। अबे लेके बैठे हुए थे क्या तुम लोग एन क्यूब? मैंने जैसे ही पूछा ऑन द स्पॉट जवाब आ गया एन क्यूब। भाई समझ चुके हो तुम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। मैंने जैसे ही पूछा ऑन द स्पॉट निकाल के फेंक दिया। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब सुनो भाई, एक 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 आखिरी, एक आखिरी। इसका और जवाब देना, इसका जवाब देना। बताओ क्या होगा। आ जाओ बेटा, अब मजा आएगा। अब मजा आएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पहले वाले की क्या हो गई? एन स्क्वायर। और क्योंकि तीनों ही नेस्टेड हैं, इस वाले की क्या है? लॉग एन। तो एन स्क्वायर लॉग एन, फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? एन स्क्वायर लॉग एन। और बेस टू, क्योंकि यहां पे फैक्टर टू है। बहुत बढ़िया भाइयों, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया, कसम से बता रहा हूं। तुम्हें पहली सेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई है, अब तुम्हें कोई माइकल लाल हिटा नहीं सकता इस चीज से। इतना मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्स निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी। बस ये चार पांच चीजों का बस ये चार पांच चीजों का स्क्रीनशॉट लेके रख लो दिमाग में। ठीक है, कभी भूलना मत इस चीज को। ठीक है, एक्सप्लेन प्लीज। अविराल ध्यान से देख बेटा again। तो तीनों क्योंकि नेस्टेड हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? एन इंटू एन इंटू लॉग एन। सर टाइम कॉम्प्लेक्स निकालने के बाद उसका क्या करेंगे? अनुज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने अगर निकाल ली, तो हम लोग पता कर पाएंगे ना कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। जैसे कि जैसे कि अगर मैंने बोला कि तीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं भाइयों, तीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक बंदे ने इस बंदे ने एक कोड बनाया, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। इस बंदे ने एक कोड बनाया, उस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ओ ऑफ एन। इस बंदे ने एक कोड बनाया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ओ ऑफ लॉग एन। और इस बंदे ने एक कोड बनाया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ओ ऑफ एन क्यूब। तो मेरा तुमसे सवाल है, इन सब में से सबसे फास्ट कौन सा है? क्या लगता है सबसे फास्ट कौन सा है? बिग ओ ऑफ लॉग एन। याद रहे, बिग ओ ऑफ लॉग एन। क्योंकि देखो, अगर 32 इनपुट था, तो 1 से लेके 32 तक पहुंचने में बिग O ऑफ एन को कितने स्टेप्स लगेंगे? 32 स्टेप्स। पहले वो 1 जो है वो 2 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 5 पे, सब पे जाएगा, है ना? वहीं पे अगर मैं बात करूं बिग O ऑफ लॉग एन को, तो लॉग एन को कितने स्टेप्स लगेंगे? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। सिर्फ 5 स्टेप लग रहे हैं। 5 स्टेप में हमारा इनपुट ट्रेवर्स हो गया, तो उसमें बहुत कम टाइम लगा। सबसे कम टाइम किसमें? लॉग एन में। ठीक है, सबसे कम टाइम किसमें? लॉग एन में। बेटा सबसे स्लो कौन सा इनमें से? सबसे स्लो कौन सा इनमें से बताओ? सबसे स्लो कौन सा है? लेकिन लॉग एन का बेस कहां पता था? फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, उससे ना के बराबर फर्क पड़ता है आदर्श। याद रखियो कि लॉग एन हमेशा बहुत कम टाइम होता है, और एन क्यूब तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है ही। सबसे बड़ा कौन सा है?
एन क्यूब। सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा? एन क्यूब। यानी कि एक अगर इनपुट दे दिया 10, तो इसको लगेंगे मेरे को ना। तो एन क्यूब वाले प्रोग्राम में जब अगर तुमने 10 इनपुट दिया, तो हजार हजार टाइम लेगा, 1000 सेकंड का। वहीं यहां पे अगर तूने 10 इनपुट दिया, तो 10 सेकंड का ही टाइम लेगा। यहां तूने 10 इनपुट दिया, तो 100 सेकंड का टाइम लेगा। यहां पे तूने 10 इनपुट दिया, तो ये तुम्हारा सेकंड से कम का टाइम लेगा। एंड दैट्स हाउ वी नो कि इन तीनों में से फास्टेस्ट कोड कौन सा है। फास्टेस्ट कोड कौन सा है? लॉग इन वाला। ठीक है, फास्टेस्ट है लॉग इन वाला। चलो, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इन ना, इन सबको अकॉर्डिंग टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सबसे पहले, सबसे स्लो वाली को सबसे आखिरी में। ठीक है, कम ऑन। इन कॉम्प्लेक्सिटीज को सही क्रम में रखो, स्मॉलेस्ट सॉरी शॉर्टेस्ट टू हाईएस्ट। सबसे कम से चलते हुए क्रम में रखो, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी सबसे पहले, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। बताओ। हेलो, मेरी आवाज सब लोग को आ रही? यस। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा था? ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ, कम ऑन, बताओ, इसका आउटपुट क्या होगा? बताओ बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा, बताओ। शाबाश अनुज, बहुत बढ़िया। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले विल बी बिग O ऑफ 1। देन इसके बाद कौन सा आएगा? बिग O ऑफ n। इसके बाद कौन सा आएगा? बिग O ऑफ, बोलो क्या? इसके बाद कौन सा आएगा बताओ? इसके बाद कौन सा आएगा? क्या मैंने कुछ गलत किया है? हाँ, बिग O ऑफ log n आएगा यहां पे। शाबाश, शाबाश, मैं देख रहा था पहचानोगे पहचानोगे। बिग O ऑफ 1 के बाद आएगा बिग O ऑफ log n। और बिग O ऑफ log n से, बिग ऑफ log n से बड़ा कौन सा है? बिग O ऑफ n। और बिग ऑफ n से बड़ा कौन सा है? कम ऑन, बिग ऑफ n से बड़ा कौन सा है? बिग ऑफ एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर से बड़ा कौन सा है? बिग O ऑफ एन की पावर 4। किस किसने यही आंसर समझ लिया था होने वाला है? एक बार फ्लायर लिख दो चैट के अंदर, फायर लिख दो चैट के अंदर, जिसने ये आंसर सोच लिया था। कम ऑन, कम ऑन।
सर लॉग एन स्क्वायर किधर आएगा? लॉग एन स्क्वायर ये कुछ नहीं होता बेटा। लॉग एन स्क्वायर इज नथिंग बट टू लॉग एन। ठीक है। तो टू लॉग एन मैंने बताया था ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, तो वो लॉग एन के बराबर ही हो गया। ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं अवेरल, कोई बात नहीं। अभी समझ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम लोग गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या दर्शाता है? क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें टाइम दर्शाता है? क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब टाइम होता है? नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दर्शाती है कि इनपुट के बेस पे आउटपुट टाइम का क्या रिलेशन है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन, आउटपुट टाइम का ग्रोथ का क्या रिलेशन है इनपुट के साइज से। क्लियर है? क्या बोला मैंने? समझ में आ गया एक एक चीज? हेलो? या ठीक है। अगर सब लोग कुछ क्लियर है एक एक चीज चैट के अंदर देखो, हम लोग 150 से स्टार्ट हुए थे, 150 से वी आर रिमेनिंग वन, आई गेस 80 लोग रह गए। ठीक है। सर एलकेजी वाले क्वेश्चन आपके पूछ रहे हो? अच्छा ये एलकेजी वाले हैं। 170 से स्टार्ट हुए थे एग्जैक्टली exactly। मैं तुमसे कह रहा हूं कि यार ये कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं जो नॉन सीरियस लोग सीख सकें। राइट। ये नॉन सीरियस लोगों के लिए है ही नहीं। तुम्हें दिख जाएगा कि भाई बंदा अगर समझाने के लिए डेडिकेटेड है तब भी नहीं बैठेंगे लोग। ठीक है। भैया कल ही एक बार रिपीट कर देना। अविराज इट्स नॉट अबाउट रिपीट, मैं कुछ भी कर देता हूँ, अभी बता देना क्या रिपीट करना है, बता अभी बता। टेंशन क्या ले रहा है यार, अभी बता। अभी तो बता, क्या रिपीट करना है बता। लास्ट क्वेश्चन। सर दिस वाज रियली ग्रेट क्लास, नाइस टू नो। अभी रुक जाओ तुम लोग, कहीं जाना मत, कहीं जाना मत। रुक जाओ। डाउट्स पूछना बच्चे अभी, है ना? इसकी बेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है हम लोग जान लेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेन चीज है। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट कौन सा ये कह रहा है क्या? इनमें कह रहा है क्या विरल? हाँ तो देख ऐसा है कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इनपुट पे डिपेंड नहीं हो रही है। ऐसा कब होता? ऐसा कब होता बेटा? कि यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने मान ली 10 ले ली, बट यहां पे मैंने कर दिया 4, यहां पे मैंने कर दिया 6, यहां मैंने कर दिया 10। ठीक है। तो अब ये लूप्स जो है ना, ये हमें मालूम है कि फिक्स टाइम ही चलेंगे। हम लोग मालूम है कि फिक्स टाइम ही चलेंगे। ठीक है। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जहां पे इनपुट का कोई संबंध नहीं होता है आउटपुट टाइम से। टाइम उतना ही लेने वाला है। ठीक है। एंड रूट भी डिस्कस कीजिए। तान्या हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे जैसे क्वेश्चन निकालना आ जाएगा चीजों को। अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है। इन ट्रिक्स को देखो यार। सर लास्ट प्लीज रिपीट लास्ट क्वेश्चन। लक्ष्मण, ये क्वेश्चन था कि आपको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सबसे फास्टेस्ट से सबसे स्लोएस्ट में रखना था। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? बिग ओ ऑफ 1। कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम मतलब सबसे फास्टेस्ट। इसमें आप कितना भी इनपुट साइज कितना भी बड़ा दे दो, वो डिपेंड ही नहीं करेगा उस पर। सबसे अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है ये। ठीक है। उसके बाद इससे स्लो कौन सा है? इससे स्लो है बेटा बिग O ऑफ लॉग एन। ठीक है। सबसे फास्ट ये है। उससे हल्का सा स्लो कौन है? लॉग एन। उसके बाद लॉग एन से भी स्लो कौन है? बिग O ऑफ एन। बिग O ऑफ एन से भी स्लो कौन है? बिग O ऑफ एन स्क्वायर। और बिग O ऑफ एन स्क्वायर से भी कौन स्लो है? बिग O ऑफ एन 4। सर अगर कांस्टेंट में 32 स्टेप्स लग रहे हैं और लॉग एन में 5, तो लॉग एन ही फास्ट हुआ ना। श्योर।
हम लोग किसी एक स्पेसिफिक केस की बात नहीं करते हैं, हम लोग ग्रोथ की बात फास्ट करते हैं। हम लोग ये दिख रहे हैं कि इन सब में से ग्रोथ किसकी फास्ट हो रही है। क्या हम यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प की बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसकी ग्रोथ फास्ट हो रही है। क्या ओ ऑफ वन की ग्रोथ हो भी रही है? कम ऑन गाइस, क्या ओ ऑफ वन की ग्रोथ होती है? नहीं। ओ ऑफ वन में आप कुछ भी इनपुट दे दो, टाइम जितना लगना है उतना ही लगेगा, कोई ग्रोथ नहीं होती उसके टाइम में। ओ ऑफ लॉग एन की थोड़ी सी ग्रोथ होती है, मानता हूं मैं, कि आपने अगर 32 इनपुट दिया है तो वो 5 स्टेप लेगा, आपने 16 इनपुट दिया है तो वो 4 स्टेप लेगा, एंड सो ऑन। उसके बाद ओ ऑफ एन जो है उसकी और फास्ट थोड़ी सी स्लो ग्रोथ होती है, मतलब और जल्दी ग्रो होता है वो। ओ ऑफ एन स्क्वायर जो है उसका टाइम और भी ज्यादा जल्दी ग्रो होता है, मतलब और ज्यादा स्लो है वो, है ना। और ओ ऑफ एन की पावर 4 तो सबसे स्लो है ही। समझ में आ गया? सर कांस्टेंट का कोई रियल एग्जांपल दे सकते हैं क्या? सच कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल तुम लोग समझोगे आगे चल के। हैश मैप है एक, हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप लोग सर्चिंग जो है ना वो बहुत फास्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत फास्ट। ओ ऑफ वन का एक और बड़ा एग्जांपल होता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या होती है मैं तुम्हें बता देता हूं, सुनो। कभी आपने अगर एक बार वेबसाइट में लॉगिन कर लिया, सुनना ध्यान से, अगर आपने वेबसाइट में एक बार लॉगिन कर लिया और आप फिर एक हफ्ते बाद वापस वेबसाइट में लॉगिन करोगे, क्या उतना ही टाइम लगेगा जितना पहली बार में लगा था? हाँ या ना बोलना बस, सिर्फ हाँ या ना बोलना। क्या उतना ही टाइम लगता है दूसरी बार जितना पहले लगा था? नहीं। क्योंकि क्योंकि जब आप पहली बार जब वेबसाइट में लॉगिन करते हो या पहली बार वेबसाइट में रजिस्टर करते हो, ठीक है, या लॉगिन करते हो, तो आपको ना डेटाबेस में से सामान ढूंढ के लाया जाता है, ठीक है, डेटाबेस में सामान ढूंढ के लाया जाता है। बट आप एक बार जब लॉगिन कर लेते हो तो आपके ही ब्राउजर में एक कुकी सेट कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे जब आप अगली बार एक्सेस करो तो आपको ऑन द स्पॉट यानी इंस्टेंटली काम हो सके, ठीक है, इंस्टेंटली काम हो सके। ये एग्जांपल था बिग ऑफ वन, जहां पे आप ऑन द स्पॉट रिजल्ट आपको मिल रहा है एकदम फास्ट, एकदम फास्ट। आपको कई सारे एलिमेंट्स में सर्च नहीं करना पड़ रहा है, आपको कई सारे एलिमेंट्स में सर्च नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या हो जाता, बिग ऑफ एन हो जाता, आपको ऑन द स्पॉट ही आंसर मिल जा रहा है। आपको एन एलिमेंट्स में सर्च नहीं करना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट आंसर। भैया 4 एंड 5 भी एक बार, 4 एंड 5 पॉइंट क्या बेटा, 4 एंड 5 पॉइंट क्या है देख लेता हूं। इफ एरे साइज और सर्च स्पेस और प्रॉब्लम साइज डिक्रीज और इंक्रीज बाय फैक्टर एन। बेटा प्रॉब्लम कोई भी है, जैसे ये फॉर लूप है, हमारा प्रॉब्लम ये फॉर लूप था। अगर फॉर लूप जो है वो ग्रो हो रहा है बाय अ फैक्टर एन, जैसे कि आई की वैल्यू पहले थी बेटा 1, फिर आई की वैल्यू हुई 2, फिर आई की वैल्यू हुई 4, 2 के फैक्टर से ग्रो हो रहा है ना, फिर हुआ 8, फिर हुआ 16, तो अगर 2 के फैक्टर से ग्रो हो रहा है तो दैट इज लॉग एन, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। फ्री क्लासेस कहाँ से एक्सेस करेंगे? अब तुम्हें जो भी सवाल जवाब हो यार मेरे पास आना, आप मेरे को ऑब्वियसली तुम लोग शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, तुम्हारे डाउट्स जो भी हैं, है ना। हम लोग अब खत्म करते हैं। पांचवे पॉइंट का मतलब बस बेटा ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ता है। आखिरी पॉइंट सुनते जाओ सब लोग, कि अगर आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है तो बेटा बिग ऑफ एन ही रहेगा। आप उसको इंटू 5 कर लो, फर्क नहीं पड़ता। आप उसमें +1000 कर दो, फर्क नहीं पड़ता। आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी बिग ऑफ एन ही रहेगी। एग्जाम्पल सुन लो, एग्जाम्पल सुन लो। अगर मेरे पास यहाँ पे एक लूप है इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 1000, आई प्लस प्लस, और वहीं पे एक फॉर लूप है बिग ऑफ आई इक्वल्स टू 1,
आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी बताओ, इन दोनों की मिला के बताओ क्या होगी। बताओ क्या होगी। ऐड हो जाएंगे सर। बिग O ऑफ वन प्लस बिग O ऑफ एन। बिग O ऑफ वन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को आप ऐड करो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बिग O ऑफ एन ही रहेगी। मैंने बताया ना, कांस्टेंट नंबर को आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फर्क नहीं पड़ता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी। ठीक है। चलो, इतना अगर समझ गए हो, इतना अगर समझ गए हो तो शाबाश। मैं तुम लोग को वेलकम करता हूं फ्लेयर के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान रास्ता नहीं होने वाला। वही लोग आएंगे जो सीरियस हैं। मुझे पछाड़ और भेड़ चाल मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे पसंद है सीरियस बंदे मेरी क्लास के अंदर, जो आओ मेरे से सवाल पूछो दगादग, मैं अगर पैसे ले आऊं मेरे को निचोड़ लो। ठीक है, मेरा हिस्सा वो है। नेक्स्ट सेशन लिंक कहाँ पर मिलेगा बेटा, वो फ्लेयर ग्रुप के अंदर। आप लोगों ने जो वेबिनार लिया है उसके बाद आपने रजिस्टर किया होगा। ठीक है। गाइस एक चीज जो है मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक फ्लेयर के अंदर एनरोल नहीं किया है, फ्लेयर के अंदर अभी तक एनरोल नहीं किया है, तो फ्लेयर के अंदर एनरोल कर लो। कहाँ से करना है मैं बता देता हूँ। गिनती की हुई सीट्स रह गई होंगी, अब तो बहुत ही मुश्किल चांस है कि सीट्स रह गई हों, बट शायद से एक दो सीट्स रह गई होंगी अभी भी। आप लोग फ्लेयर में जाना। फ्लेयर में वहां पे आपको मिल जाएंगे ये दो प्रोग्राम्स। ठीक है। इन दो प्रोग्राम्स में से किसी भी एक प्रोग्राम में आप लोग एनरोल करना चाहो कर सकते हो। ये रहा टेक मास्टर का कॉम्बो पैक। ठीक है। मास्टर डीएसए और जावा 3 मंथ्स का प्रोग्राम होने वाला है। 3 मंथ्स में हम लोग 150 लीड कोड के क्वेश्चन कर रहे होंगे डीएसए के। इंटरव्यू लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे, मॉक इंटरव्यूज कर रहे होंगे। हम लोग कोर जावा समझेंगे और थोड़े बहुत ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी समझे होंगे। ठीक है। और ये सीखेंगे कि हम लोग एक्चुअल में सोचते कैसे इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है। यही सेम चीज फुल स्टैक प्लस जेनीआई में भी है। हम लोग एच टी एम एल सी एस एस राइट जैंगो सीख रहे होंगे, एसक्यूएल नो स्क्यूएल डेटाबेस सीख रहे होंगे, एलएलएम को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ओपन एआई को एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे, जनरेटिव एआई कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये सीखेंगे, डेप्लॉयमेंट सीखेंगे। ठीक है। ये सब चीजें हम लोग सीख रहे होंगे। सो इफ यू हैव नॉट डन इट टिल नाउ, अगर तुम लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं करा है भाई, 3 महीने में तुम्हारा करियर सेट हो सकता है, तुम्हें दिक्कत क्या है। एनरोल करो, इतना कौन किफायती काम करता है। ठीक है। क्लियर है एवरीवन, अगर अभी तक नहीं कराया तो। एंड अगर इसके अलावा भी कोई इशू है, कोई भी इशू है, फाइनेंशियल इशू है, कुछ भी है, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट। ठीक है, हमें कॉन्टेक्ट करो, फिर हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। राइट। समझाओ जो भी इशू है। कॉम्बो की टाइमिंग बेटा सैटरडे को हुआ करेगा सेशंस। ठीक है। सुबह एंड शाम को बता दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर लेना यूजफुल है आशीष, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं फर्स्ट ईयर में से ही कंपटीशन को छांट के चलता। बेटा तुम्हारे बैच में नॉन सीरियस बंदे हैं सारे के सारे। कॉम्बो में 499 की जगह 3999 आएगा। नहीं, कॉम्बो में इसमें 1999 कॉस्ट है, इसमें 1999 कॉस्ट है, कॉम्बो में आपको 2999 है। सर फ्लेयर में वीक में कितनी क्लासेस होंगी, फ्लेयर में क्लासेस होंगी 2.5 आवर्स की, वीक में एक बार। बट आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तो वहां पर आप लोग को हमेशा एक डाउट सॉल्विंग इंटर्न आपके साथ रहेगा। आप जब मन चाहो उससे पूछ सकते हो आपके डाउट्स जो भी हैं। ठीक है। डिलीवरी एक बार होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग पूरे हफ्ते होगी, फिर डिलीवरी होगी, फिर पूरे हफ्ते क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। ठीक है। दोनों मंथ, दोनों कोर्सेज 3 मंथ के हैं। हाँ जी, दोनों कोर्सेज 3 मंथ के हैं। देखो मैं तुम्हारी जगह होता, ये तुम्हारे करियर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, मैं टाइम नहीं लगाता, क्योंकि बाहर इस सेम चीज के लिए 15-15 20-20 हजार लिए जा रहे हैं। ठीक है। पता ही नहीं चलेगा भाई, पता चलेगा ही नहीं। हम कह रहे हैं ना, हम पे भरोसा करो। ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं। ठीक है। तो जिसने अभी तक नहीं करा है,
क्वेश्चंस साइट पे ही होंगे या शीट मिलेगी? शीट मिलेगी कस्टमाइज तुम्हारे लिए। ठीक है। एग्जाम टाइम क्लासेस होंगे या नहीं, आप लोग का एग्जाम हो तो मत आना, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। बाय कर लिया, लिंक कहाँ आएगी? थोड़े टाइम में आपके पास लिंक पहुंच जाएगी मेल के थ्रू। सर डीएसए प्लस जावा सही रहेगा या फिर दोनों फर्स्ट ईयर में? आई वुड सजेस्ट कि देखो, कुछ नहीं कर रहे हो, कम से कम सी से जावा से डीएसए तो करो ही करो, बट क्योंकि यार तुम्हें रेडी होके चलना ही है ना, तो थोड़ा सा लेवरेज ले लो ना, मर्द बनो भाई। मतलब अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी टेंशन फ्री होने की। मैं कह रहा हूँ दोनों लो, दोनों लो। और कोई, क्योंकि कॉस्ट में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 2 999 में दोनों चीजें सीख रहे हो भाई। तुम्हारे पास प्रोजेक्ट रेडी है, तुम्हारे पास डीएसए रेडी है, गेट इन, बनाओ प्रोजेक्ट्स, भयंकर डीएसए कर लो और आगे बढ़ो। व्हाट टू डू फॉर एआईएमएल? गौरिका मैम से बात करो, वो बताएंगी। क्या किसी का और सवाल है? अगर अभी तक नहीं करे हो तो प्लीज एनरोल एज फास्ट एज पॉसिबल। कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, मेरे को बात करो, वी विल हेल्प यू आउट, जो भी इशू है। ठीक है। चॉइस को मत जाने दो बस। तुमने देखा कि किस तरीके से कंटेंट है, तुमने देखा कि जिस तरीके से इश्यूज आते हैं सब रिजॉल्व होते हैं। ठीक है। होपफुली कितने लोग अभी जो नहीं ले रखे हैं फिलहाल अभी तक, जो लेने की सोच रहे हैं फिलहाल इस प्रोग्राम को, कितने लोग हैं ऐसे जो अभी तक लिए नहीं है बट दे आर थिंकिंग टू टेक इट? देन कम ऑन यार, दिक्कत क्या है? अनुज आजा, आ जाओ भाई, क्या देख रहे हो? हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, ये सिर्फ टीजर है, लेना जरूरी है। कम ऑन यार। देखो, पैसे तो यार देखो, कमाने ही है सबको एक टाइम बाद। ठीक है, सबको एक टाइम में कमाने हैं। कम ऑन, दिक्कत क्या है? पर कम से कम थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करो यार। भैया सीट के कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सीट की दिक्कत देखो है जो बात है, बट हम अरेंज कर लेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है। ठीक है जी। सर आज ही लैपटॉप लिया है, बजट ही आग लगे। अरे ठीक है यार, अगर लैपटॉप लिया है तो 2,500 एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता? है, 2,000 एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता? चल यार, तेरे करियर की बात है तो करियर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो किसके ऊपर करेगा यार? चलो जी यार, चलते हैं, अब सो जाते हैं, बारिश का टाइम हो चुका है। एवरीवन होप यू लाइक दिस सेशन। अगर सेशन आज का पसंद आया है तो एक बार चैट के अंदर अंगार है लिखते जाओ, अंगार है लिखते जाओ, मंदिर का घंटा बजाते जाओ, चप्पल उतार के निकलते जाओ। कल क्लास नहीं होने वाली है, नेक्स्ट क्लास जो होगी अब सीधे 1 तारीख को होगी। मैंने सिर्फ एक टीजर दिया है कि क्लासेस में तुम्हें क्या क्या अंगारे देखने को मिलने हम वाला भी है। है खड़े तैयार, अंगारे बचना पड़ेगा मेरा वार, अंगारे जीतेंगे हम इस बार, अंगारे भाई अंगारे। अंगारे धरीदार मेरी तलवार, अंगारे चलने वाले जले हर बार, अंगारे बना ले इसी को तू प्यार, अंगारे अब गंगारे। It's time to retaliate, it's time to burn it, it's time to retaliate, it's time to burn it.